मेरी मम्मी ने मुझे 20,000 रुपये दिए और शेयर बाजार में उस टाइम पे हर्षद मेहता का धूम मचा हुआ था। फिर एक मैंने बहुत बड़ी गलती की और वो गलती जो थी उसने ऐसा डेंट पहुंचाया पूरे मेरे पर्सनालिटी पे, पूरे मेरे फाइनेंशियल बैलेंसेस पे कि सुनोगे तो आप लोग भी घबरा जाओगे। और एक समय आया कि 10 से 15 लाख रुपए के कचरे मेरे पास भर गए और वो 10 से 15 लाख के कचरे आज तक भी नहीं सल्टे। पापा के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे कि मेरी लाइफ को उन्होंने चेंज कर दिया। मेहनत से कमा रहा हूं और बंदूक की नोक पे कमा रहा हूं और मैं अपने कमाए हुए पैसे से सट्टा मारूंगा या ट्रेडिंग करूंगा। और मेरी वाइफ जब चीनी के लिए पैसे मांगी मेरे से कि मेरे को राशन खरीदना, दूध और चीनी लेके आना है या तुम लाके दे दो, बिलीव मी मेरे पास वो 100 रुपए नहीं थे उस टाइम पॉकेट में। जब ज्वेलरी बिक रही है आपकी ईएमआई देने के लिए, मैंने जब एंगेजमेंट रिंग बेची मेरी वाइफ ने, 50-60 लाख रुपए की ब्रोकरेज एक ही क्लाइंट से आई। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप जैन, को फाउंडर ट्रेड स्विफ्ट, एक ब्रोकिंग फर्म। सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं एक टीवी एनालिस्ट भी हूं और फंडामेंटल्स पे मैं अलग चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स पे बात करता हूं, अलग अलग सोशल मीडिया पे बात करता हूं। और जेम्स हैशटैग जैन साहब के जेम्स एक मेरा सीरीज चलता है जो कि जी बिजनेस पे मैं एक्सक्लूसिव पैनलिस्ट भी हूं, जो कि काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। और आज मैं मेरी एक जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे मैं यहां तक पहुंचा और क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा पूरी जिंदगी में, एंड हाउ। और स्टॉक मार्केट में जो मेरा इंटरेस्ट जगा, मैं एक चीज अब मेरी स्टोरी में स्टॉक मार्केट की एंट्री के बारे में बताना चाहूंगा। एक समय था क्लास 11 में जब मैं था, तो मेरी मम्मी ने मुझे 20,000 रुपये दिए और शेयर बाजार में उस टाइम पे हर्षद मेहता का धूम मचा हुआ था और हर आदमी शेयर की बातें कर रहा था और मैंने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया। और जो खराब बात हुई कि मैं बिना रिसर्च के पैसा लगाया, किसी के कहने पे लगाया, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें 2-3 हजार रुपए कमाए। 180 रुपए में मैंने रिलायंस लिए थे और 205 रुपए में बेचे, तो वो कमाई हुई थी। फिर जब मैं बॉम्बे में गया, बॉम्बे में जब मैं एडमिशन हुआ मिठीबाई कॉलेज में, और मेरी मम्मी ने मुझे एक अच्छी खासी रकम दी। और उनका लॉजिक देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि लॉजिक क्या था कि आगे के 5 साल तुम बॉम्बे रहने वाले हो, 3 साल बीकॉम और 2 साल एमबीए करोगे, तो जितना खर्चा तुम्हारा 5 साल में होने वाला है मंथ वाइज, अगर 60 महीने होते हैं, तो मैं एक तुम्हें कैपिटल देती हूं और इस कैपिटल को तुम कोशिश करो कि अच्छे से इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट सीखें, आईपीओ मार्केट्स में पैसा लगाएं और आईपीओ में ही लगाओ, सेकेंडरी मार्केट्स में नहीं लगाओ। उन्होंने वो भी लर्निंग दी थी कि सेकेंडरी मार्केट्स में अगर एक्टिवली मार्केट्स में आओगे तो शायद पैसे बनाने के चक्कर में पढ़ाई से कहीं ना कहीं फोकस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आईपीओ मार्केट से शुरू किया और आईपीओ में उस टाइम पे धूम मची हुई थी। इनफैक्ट 4,000 आईपीओ 1994 से लेकर 1996 तक आईपीओ आए थे और उनमें बहुत सारे आईपीओ की क्वालिटी बहुत ही घटिया और बहुत ही खराब कंपनी आई थी। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स उनको कहते थे। कई कंपनियां थी भी नहीं और वो आईपीओ ले आए। कई अगर कंपनियों की ऑफिसेज जाएं तो वहां फाइल्स पे धूल लगी हुई है, ताले लगे हुए हैं। और मैं कई कंपनीज जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया था, वो कंपनियों को मेरे को विजिट करने की एक आदत थी। अगर मैं चर्च गेट जा रहा हूं तो चर्च गेट के रास्ते में या चर्च गेट के आसपास कोई अगर 2-3 कंपनियां जहां मैंने इन्वेस्ट किया, मैं उनमें जाके विजिट करके आता था। तो मेरा एक वो रिसर्च का एक वो जुनून था शुरू से ही और मुझे बहुत मजा आता था कि अच्छा मैं ये कंपनी की ऑफिस को देख लिया, आज इस कंपनी का डेटा पढ़ना है, ये शुरू से एक थी हैबिट में। और जब मैं आईपीओ में पैसा लगाया तो शुरू के दिनों में मुझे अच्छा फायदा हुआ। मतलब 1994 से लेकर 95 तक बहुत बढ़िया फायदा हुआ। फिर एक मैंने बहुत बड़ी गलती की और वो गलती जो थी उसने ऐसा डेंट पहुंचाया पूरे मेरे पर्सनालिटी पे, पूरे मेरे फाइनेंशियल बैलेंसेस पे कि सुनोगे तो आप लोग भी घबरा जाओगे। और मैं वो बताना चाहता हूं कि ये गलती नहीं करनी है। फिर मैं 95 में एक ऐसा समय आया कि मुझे लगी आईपीओ में मजा नहीं आ रहा, अलॉटमेंट भी नहीं आता, थोड़ा बहुत पैसा बनता है। और हालांकि पैसा भी अच्छा खासा बना, 1.5-2 लाख रुपए, 5 लाख पे मैंने 2 साल में, 1.5 साल में बनाया। फिर मैंने और थोड़ी बड़ी छलांग लगाने की कोशिश की और उस बड़ी छलांग के चक्कर में, वो कहते हैं ना कि चौबे जी बनने गए थे, छबे जी बन के रह गए दुबे जी, वैसा कुछ हुआ। मैंने मेरे एक रिलेटिव के यहाँ पे आईपीओ की फाइनेंसिंग का काम था, उनका रिलेटिव का, उनके यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को भी आपके थ्रू एप्लीकेशन लगानी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 3% ब्याज पे वो आईपीओ की फाइनेंसिंग होती थी। 3% ब्याज किसे कहते हैं? 3% ब्याज को बीट करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि आज हम ऑप्शंस खरीदते हैं तो 3 से 4% कॉस्टिंग आती है, वैसे उस आईपीओ में 3 से 4% की कॉस्टिंग आती थी। और जब मैंने वो लगाया तो कई बार ऐसा हुआ
कि जो अच्छे आईपीओ होते थे उसमें तो अलॉटमेंट आता नहीं था, जो कि आज भी ऐसा ही होता है, ओवर सब्सक्राइब होते हैं। और जो खराब आईपीओ थे उसमें वो लोग 10 रुपए की जगह पे पार्ट पेमेंट लेते थे 2.5 रुपए। तो 10 की जगह जब 2.5 लेते तो आप लियर्ड होते हो कि आप और पैसा लगा दो। तो मैंने एक तो ओवरऑल वैसी फंडिंग ले रखी थी और 10 रुपए की जगह पे 2.5 रुपए देने हैं। तो इतना सारा अलॉटमेंट्स आ गए एक टाइम पे कि मेरे सारे जो पैसे थे, पैसे भी मेरे भी नहीं थे, मैंने फंडिंग ले रखी थी। तो वो एक समय आया कि 10 से 15 लाख रुपए के कचरे मेरे पास भर गए और वो 10 से 15 लाख के कचरे आज तक भी नहीं सल्टे और सेकेंडरी मार्केट्स में भी घुसा। और सेकेंडरी मार्केट्स में मैंने बहुत सारे इधर उधर तेजी मद्दी पेनी स्टॉक्स, जितने खराब काम एक रिटेल इन्वेस्टर कर सकता है वो सारे काम मैंने किए। और मैं हर चीज को इतना हार्डर वे में सीखा हूं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं क्यों उस टाइम पे मुझे कोई मेंटोरिंग नहीं मिली, क्यों मैं उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, क्यों मैं सीख के इस मार्केट में नहीं आया। तो उस समय मैंने ऊंधा बदला सुंधा बदला होता था, एफएनओ नहीं होता था। तो मैंने आईटीसी में एक दिन मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं जिस दिन मद्दी में शॉर्ट कर रखा था उस दिन आईटीसी में तेजी आ रखी थी, ऊपर का सर्किट लगा हुआ है। जिस दिन मैं बाइंग कर रखा था तो उस दिन सेलर सर्किट लगा था। तो 2 दिन में मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख रुपए आईटीसी में खो दिए। आईपीओ में अलग लॉस, आईटीसी में अलग लॉस और कई पेनी स्टॉक्स का एक पूरा पिटारा मेरे पास जमा हो गया। ये हो गया 1996 तक की बात है। 96 टू 98 उस समय पे भी मैं बहुत एग्रेसिवली स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करता था। तो फर्स्ट ईयर ऑफ माय एमबीए आई वेस्टेड इन अ वे। मैं दिन भर खाली स्टॉक मार्केट की सोचता था। मैं लेक्चर्स होते थे उस दौरान मैं स्टॉक मार्केट की बातें कर रहा हूं। मैंने वहां से लेसन्स लिए नहीं ठीक से और मैं ट्रेडिंग करता गया। और ऐसा समय आया एक टाइम 1997 की बात है और 98 बिगिनिंग, मेरे टोटल लॉसेस स्टॉक मार्केट के करीब 25 से 30 लाख रुपए हो गए। तो जितना मैंने पैसा बनाया, जितना सब कुछ किया, और उस समय वो कैपिटल बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी कैपिटल थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो सारे पैसे जीरो हो गए। उस समय एक ऐसा आया, एक ऐसा मोड़ आया 1998 अप्रैल मई की बात है। मार्केट्स में भी लॉसेस लगे। हालांकि मेरा एमबीए अच्छा चल रहा था क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में कुछ एक ऐसे समर ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स किए और लकीली मैं रमेश दमानी जी के पास पहुंचा। तो रमेश दमानी जी ने मुझे बहुत राह दिखाई। मैं उनको एक तरीके से मेरे द्रोणाचार्य मानता हूं, मैं उनका एकलव्य हूं और मैंने उनसे बहुत सीखा। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी समझाई, संदीप, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, इट इज ऑल्सो अ साइंस एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसको आप ऐसे हल्के शेयर्स में, कचरे शेयर्स में, पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा के आप इसको वेस्ट मत कीजिए। और वो बहुत जबरदस्त वोराशियस रीडर जिसको कहते हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स, वर्ल्ड के कौन से न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ते थे। तो उनसे एक चीज सीखने को मिली कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। और तब मैं भी पढ़ता था। मैं इकोनॉमिक टाइम्स आज क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहा हूं। फिर इकोनॉमिक टाइम्स के साथ मैंने ऐड कर दिया बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़पेपर और जितनी भी बिजनेस मैगजीन्स है उनको पढ़ने की आदत डाली। और उससे बहुत सीखने को मिलता था। और प्रोमोटर्स के बारे में जानना है, ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में जानना, सेक्टर्स के बारे में जानना, वो रीडिंग से आती है और वो वहां मैंने सीखा। 1998 में एमबीए कंप्लीट करके मैं कई सारे बिजनेसेस को एक्सप्लोर किया। और उस एक्सप्लोरेशन के दौरान बिजनेसेस ढूंढना टफ तो था ही। और कुछ एक ऐसी घटना हो गई हमारे फैमिली में जो कि वो पूरे बिजनेस प्लान्स, मेरे सब कुछ मुझे छोड़ के मुझे उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। और वो प्रॉब्लम थी मेरे छोटे भाई का किडनैप, जो कि इतना बड़ा सदमा था हमारी फैमिली के लिए। मेरे पापा मम्मी को मैंने देखा किस तरीके से वो लोग पूरे मतलब शॉक्ड हो गए और कैसे हम लोग की जिंदगी में एक चेंज आया। मैं बहुत शॉक था, बहुत दुखी हो गया। 18 दिन तक जब आपका छोटा भाई किडनैप्ड है और रैंसम वो लोग मांग रहे हैं, वो लोग नेगोशिएट करते हैं कि आप आज पैसा दोगे तो इतने में छोड़ देंगे। फिर बोलता चलिए 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। उन्होंने मजाक बना दिया था किडनैप को। और ऐसा समय है कि 18 दिन बाद हम लोग मैनेज कर पाए, नेगोशिएट करके। मेरी मम्मी जब उनके सामने गिड़गिड़ाई तब वो लोग छोड़े। मेरे चाचा जी, मैं, मेरी मम्मी, हम लोग सब गए, जैसे तैसे करके छुड़वा के लाए। तो मेरे ब्रदर को इतना दुख लगा कि पापा मम्मी ने भैया के लिए पैसे रखे और कैपिटल थी मेरे बिजनेस के लिए, और वो कैपिटल चली गई किडनैप में। एक चीज अच्छी थी कि मैंने जब इतने हार्डशिप्स देखे, इतने टफ टाइम्स देखे, मजबूत तो बहुत हो गया था मैं। और मुझे हारना नहीं आता था, ये चीज पक्की है। कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। और मार्केट्स में भी ऐसा ही ये एक चीज आई। ऐसा हुआ नहीं कि वहां से सीखने के बाद मैं पूरा जीतने लग गया। फिर वापस से हार बहुत सारी हुई है, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। फिर
फिर मैं मेरे ब्रदर को लेके जयपुर आया, क्योंकि पेरेंट्स को ये था कि हम बॉम्बे नहीं रहेंगे, हमें जयपुर सेटल होना लाइफ में। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे मार्केट्स में घुसना ही नहीं है। 1998 में जब लॉसेस लगे और पापा ने मेरे को एक ऐसा सेंटिमेंटल डायलॉग दिया, 2-3 डायलॉग्स होते हैं लाइफ में, और पापा मतलब मम्मी का जो रोल है वो तो अलग ही है, पापा के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे कि मेरी लाइफ को उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं यहाँ पे आसाम में पैसा जितना भी कमा रहा हूँ, थोड़ा कमा रहा हूँ, ज्यादा कमा रहा हूँ, मेहनत से कमा रहा हूँ और बंदूक की नोक पे कमा रहा हूं। वहां पे टेररिस्ट है, उनके सामने हम बैठ के पैसा कमाते हैं, और तुम वहां बॉम्बे पढ़ने गए थे और तुम सट्टा मार रहे हो। ये स्टेटमेंट मुझे इतना ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाया, इतना ज्यादा एक अंदर से मुझे दुखी किया। तो मैंने वाकई में 1998 में जून का महीना था, मई या जून का महीना, तब मैंने पूरी कसम खा ली कि मुझे आगे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी है, और मैं अपने कमाए हुए पैसे से सट्टा मारूंगा या ट्रेडिंग करूंगा, मैं पेरेंट्स के पैसे से नहीं करूंगा। 10 साल पूरे एक तरीके से बोलते हैं ना, पूरा संन्यास ले लिया था मैंने स्टॉक मार्केट से। 2008 तक लिटरली मैं 1998 से लेकर 2008 तक 1 रुपया भी स्टॉक मार्केट में सामने से नहीं लगाता था। फिर जब मुझे जयपुर आना पड़ा तो मैं एक बक्सा लेके आया था, और उस बक्से में थे बहुत सारे कचरे स्टॉक्स। पिटारा ऐसा था कि उसमें जो नाम लो वो ऐसे थे, 1 रुपया 2 रुपया भाव, और कहीं की ट्रेडिंग नहीं होती थी। और 200 शेयर्स मेरे पास टाइटन के थे। तो मुझे वो बात बहुत कन्विंसिंग लगी, और सोचे उसी टाइम पे राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इन्वेस्ट किया था टाइटन में, और वो टाइटन आज उनके पास है। और वो मैं जो 200 टाइटन जो लिए थे उसको मैं बेच के जयपुर आया था 13,000 रुपए लेके। 65 रुपए इंटू 200, 13,000 रुपए लेके जयपुर आया था। और वो जो पिटारा शेयर्स का था, उसमें से एक चीज जरूर थी, रोज कुछ ना कुछ शेयर निकलता था, तो मैं बेच बेच के, कभी दिवाली में मुझे कपड़े खरीदने होते थे, कभी कोई फेस्टिवल होता था, कुछ खरीदना होता था, तो वो शेयर्स का पिटारा देखता था और उसको मैं बेच के आ जाता था। फिर बाद में मैंने अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए। मैंने जड़ी बूटी का बिजनेस ट्राई किया, मैंने इंफॉर्मेशन सर्विसेज का एक बिजनेस ट्राई किया, कुछ डायरेक्टरीज बनाने का काम स्टार्ट किया। फिर मुझे रिलेटिव्स का बहुत सपोर्ट मिला। फिर मेरी शादी हो गई 2000 में, और शादी के बाद मेरी वाइफ आई, तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। ये बात तो पक्की है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन विमेन का रोल बहुत बड़ा होता है, और मेरी वाइफ में 2 विमेन का रोल बहुत बड़ा है। शादी के पहले मम्मी का, और अभी भी आज भी मम्मी का रोल रहता है, माँ का रोल तो हमेशा रहेगा ही, बट वाइफ ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया शादी के बाद। क्योंकि ऐसे समय आए थे कि जब हम लोग हमारा घर का खर्चा भी नहीं चला पाते थे, क्योंकि बिजनेसेस जब नहीं चलते हैं और आपके खर्चे और आपके ऑफिस में जब कैश बर्निंग हो रही है, तो बिजनेस नहीं चलने से आपके घर के खर्चे भी नहीं चल रहे हैं, तो चारों तरफ से आपके डेट्स। और फिर मैंने डेट्स ले लिए, मैंने बाजार से ब्याज पे पैसा ले लिया। फिर उसके बाद जब वो सारे पैसे लग गए, अब ब्याज पे जो पैसे लिए उसका ब्याज देने के लिए फिर ब्याज पे लेना पड़ता है। सो दैट इज अ टिपिकल केस ऑफ डेट ट्रैप। तो ऐसा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट मैंने देखा लाइफ में। और 2000 से लेकर 2002 ये 2 साल वैसे मैं याद करता हूं तो इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत खराब थे, और ओवरऑल बिजनेसेस और सब चीजों में बहुत मतलब कठिन समय था। और 2002 में एक ऐसा समय आया जब मेरे पास एक्चुअली में 100 रुपए भी पॉकेट में नहीं थे, और मेरी वाइफ जब चीनी के लिए पैसे मांगी मेरे से कि मेरे को राशन खरीदना, दूध और चीनी लेके आना है या तुम लाके दे दो, बिलीव मी मेरे पास वो 100 रुपए नहीं थे उस टाइम पॉकेट में। तो मैंने मेरे पापा को फिर से फोन किया, पापा मुझे सिर्फ 10,000 रुपए चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। एंड पापा स्टार्टेड क्राइंग ऑन द फोन, बोलते कि तुम एक काम करो, जयपुर छोड़ो, आसाम फिर से आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ बिजनेस करो। बट जैसा कि मैंने कहा, पापा के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, वो स्टेटमेंट्स लाइफ को चेंज करते हैं। इस बार ये स्टेटमेंट था जो लाइफ को चेंज किया। एंड मैंने बोला कि नहीं, नथिंग डूइंग, मुझे असम नहीं जाना है, मैं हारूंगा नहीं, मुझे यही करना है, मुझे जो करना है मैं अपने दम पे करूंगा। ये सोच और ये जुनून मेरे में था। और मैं फिर से ऐसा एक उस समय क्या सोच आई कि जब ज्वेलरी बिक रही है आपकी, ईएमआई देने के लिए मैंने जब एंगेजमेंट रिंग बेची मेरी वाइफ ने, तो दैट वाज अगेन अ वेरी पेनफुल मोमेंट फॉर मी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार संदीप, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन अ वेरी बिग वे, कुछ पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करो अपने आप की। फिर मुझे समझ में आया, ये कुछ भगवान अपने आप रास्ता दिखाता है कि आप ऐसे कोई बिजनेस में घुसो। और जो मैं हर्ब्स का बिजनेस की बात कर रहा हूं, वो भी मेरे को बंद करना पड़ा क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था। तो एक ऐसा रास्ता दिखाया कि यू हैव गॉट अ पर्सनैलिटी, तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, तुम कुछ ऐसा काम करो जहां पे तुम तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल को लगाओ। तुम पैसे वाली कैपिटल की बात मत करो, तुम ह्यूमन कैपिटल लगाओ। तो मुझे वो बात क्लिक कर गई।
वो दिमाग में खुद ही आई मेरे और वो क्लिक कर गई, यस नाउ आई विल यूज माई पर्सनैलिटी एंड आई विल ट्राई टू एनकैश ऑन दिस। फिर मैंने धीरे धीरे आईसीआईसीआई डायरेक्ट का एक मेरे पास असाइनमेंट आया, एक अच्छा डेटाबेस मैंने क्रिएट किया जयपुर में जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स, और उस टाइम पे डीमैट अकाउंट होना एक स्टेटस सिंबल से कम नहीं था, क्योंकि 2002 में डीमैट अकाउंट्स इतने नहीं हुआ करते थे और लाखों में होते थे, और अब तो आज तो 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स इंडिया में हैं। एक अलग ही फेज में हम लोग चल रहे हैं और ये तो और भी बढ़ने वाली है ये चीज। तो उसके बाद आईसीआईसीआई डायरेक्ट के सक्सेस के बाद मैंने फ्रेंचाइजिंग के ऊपर देखा कि मुझे कहीं ना कहीं जो आज पैसा बाजार और बैंक बाजार है, वैसा मैंने एक टेलीफोनिक सुपरमार्केट, फाइनेंशियल सुपरमार्केट, और टेलीफोन नंबर भी मैं 2221234 एक ऐसा नंबर लिया और उसके बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल सुपरमार्केट खोला। 50 जनों की हम लोगों ने टीम खड़ी कर ली विद इन 6 मंथ्स एंड वी स्टार्टेड मेकिंग गुड मनी। इवन मतलब 5-5, 6-6 लाख रुपया की कमीशन आने लग गई थी। फिर समझ में आया कि नहीं, ये बिजनेस रोज खोदो और पानी निकालो, कब तक चलता रहेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें आगे और बढ़ने के लिए ऑटो मोड पे पैसा है। तो मेरे पार्टनर को और मुझे हमेशा ये चीज थी कि हमें कोई भी बिजनेस करना है तो वो ऑटो मोड पे होना चाहिए, देन दैट इज अ बिजनेस। अगर वो नहीं है तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ये चीज समझ में आई, तो हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट एज अ बिजनेस हमें बहुत प्रॉमिसिंग लगा, क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट में एक जो सबसे बढ़िया चीज थी, हम लोग वो लोग टर्मिनल्स देते थे। आज जो हम ऑनलाइन टर्मिनल की बात कर रहे हैं, हर मोबाइल पे आज हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे उन्होंने 2002 में ऑनलाइन टर्मिनल दिया था और हमारा एक क्लाइंट था, उससे बहुत बड़ी ब्रोकरेज हमने आईसीआईसीआई डायरेक्ट को कमा के दी। 50-60 लाख रुपए की ब्रोकरेज एक ही क्लाइंट से आई। हालांकि उस क्लाइंट का बाद में समझ में आया कि वो जो ब्रोकरेज था वही टोटल लॉस था, और उसके बाद हमें जो शेयरिंग मिली वो सिर्फ 20% की थी। तो लगा कि ये तो बहुत बड़ा शेयर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ले जा रहा है और हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, तो हमें भी कोई दिन ब्रोकर बनना है। और लकीली उस टाइम पे अनाउंसमेंट आया कि कमोडिटी एक्सचेंजेस को लाइसेंस देना शुरू कर दी इंडिया, और कमोडिटी एक्सचेंज के नाम पे एमसीएक्स और एनसीडीएक्स 2 एक्सचेंजेस आने वाले हैं। जब एनसीडीएक्स की ये न्यूज आई कि एक्सचेंजेस लॉन्च हो रहे हैं, और उस टाइम पे 2 एक्सचेंजेस ऑलरेडी थे, तो हमने सोचा, मैंने मेरे पार्टनर को बोला कि लेट्स लीव एवरीथिंग, आज हमें ये करना चाहिए। एंड मेरे पार्टनर को भी ये चीज वाकई में उसको भी बहुत ज्यादा समझ में आया, और दोनों एक साथ लग गए। और पैसे नहीं थे हमारे पास, 2 लाख 3 लाख रुपए, और मेंबरशिप की रेट थी 30 लाख रुपया, और उसको चलाने के लिए सिर्फ 30 लाख में स्टोरी खत्म नहीं होती है, उसके बाद और भी कैपिटल चाहिए। तब हमने हमारा एक एंजल इन्वेस्टर मेंटोर उनको ढूंढा, और हम लोग 3 जने साथ हुए। जो हमारे मेंटोर थे उनसे हमने बहुत सीखा, महेंद्र जी बैद। तो हम लोग तीनों ने मिलके फिर ये धीरे धीरे स्टार्ट किया, एंड जर्नी ब्यूटीफुल रही। उसमें भी बहुत हार्डशिप्स आए। एक समय था कि 32,000 रुपए की ब्रोकरेज कमाई हमने, और 7 लाख रुपए के बैड डेट्स आ गए। और वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, क्योंकि हमें बिजनेस तो आता ही नहीं था, ब्रोकिंग। फिर करते करते वो भी सीखा, तो हमने बोला कि अब हमें कोई क्लाइंट नहीं बनाना नया, ताला लगाओ टर्मिनल पे और पहले वो पैसा उठा के लाओ। तो फिर वो वैसा किया। फिर करते करते रास्ते मिलते गए, फिर एनसीडीएक्स, फिर एमसीएक्स, फिर एनएसई, फिर बीएसई, फिर 2005 में कमोडिटीज में वी बिकेम द ब्लू आइड बॉय। मतलब बहुत मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, और एक्सचेंजेस के भी नजरों में आने लगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, एमबीए होते हैं, तो उनको फायदा भी बहुत मिलता है। कहीं ना कहीं आप स्टैंड आउट करते हो, सीए एमबीए सबको बहुत फायदा मिलता है। तो ये मुझे भी वैसा ही फायदा मिला, और ब्लू आइड बॉय बन गया इंडस्ट्री का। और कहीं ना कहीं उससे टीवी पे भी आने लगा। मैं 2005 में मैं मेंथॉइल के ऊपर जी बिजनेस पे, सीएनबीसी आवाज पे आने लगा। फिर 2010-11 तक कंटिन्यूअसली, 2012 तक कमोडिटीज पे बहुत फोकस थे। बट एक समय आया, अगेन मुझे अकेले बैठे बैठे एक वापस से आया कि नहीं, ये चीज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने इश्यूज हो रहे हैं, ड्यूटीज और सीटीटी वगैरह लगने के बाद वॉल्यूम्स कम हुआ, तो हमें इक्विटी पे फोकस करना चाहिए। और उसी समय 2012 में मेरा एक सीरीज चलता था, अगेन थैंक्स टू अनिल जी, जैकपॉट बोल के शेयर्स हमारे एक चलते थे, और वो बहुत क्लिक कर गए, बहुत ज्यादा अच्छे चलने लग गए। अच्छी रिसर्च के बाद लाया, और मैं धीरे धीरे रिसर्च पे और अपने आप को इन्वॉल्व किया, और बहुत स्टडी करने लगा, रिसर्च करने लगा, पढ़ाई की। और उसके बाद जो समझ में आया कि यही मेरा फ्यूचर है, मुझे रिसर्च पे फोकस करना है, और मुझे आगे भी क्लाइंट्स अगर पैसा बनाएंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, हमारा एयूएम बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ से क्लाइंट्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च हम लोगों ने क्लाइंट्स को सिखाना शुरू किया। मेरी पूरी इन्वेस्टिंग और प्रोफेशनल जर्नी में एक चीज जो मेरे साथ हुई है और जो सबसे अच्छी हुई है, जेम्स ढूंढना मुझे आ गया।
जेम्स जो आजकल आप लोग जैन साहब के जेम्स देखते हैं, हैशटैग जैन साहब के जेम्स, वो कैसे मैं ढूंढता हूं वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। देखिए, जेम्स ढूंढने के तरीके मेरे थोड़े अलग हैं। मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को दोनों को मिक्स करता हूं। फंडामेंटल्स में करीब 15 क्राइटेरिया है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल्स में 5 क्राइटेरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों को मिक्स करके फिर हम करते हैं। सो कुल मिला के अगर एक लाइन में कहा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एंड टेक्निकली टाइम्ड। टेक्निकल्स को यूज करना है टाइमिंग के लिए और फंडामेंटल्स को यूज करना है स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अब फंडामेंटल्स में सबसे पहले जो देखना होता है, फंडामेंटल्स में हम लोग एक बात और कहते हैं कि स्टॉक को चुनने के लिए आप जैसे अपनी बेटी के लिए जवाई चुनते हैं, वैसे स्टॉक को चुनने की कोशिश कीजिए। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है बट इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जैसे हम घराना देखते हैं तो वैसे हम यहाँ पे भी आप प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड देखते हैं। प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना पड़ता है कि प्रोमोटर्स की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ कैसा रुझान है। फिर हम बैलेंस शीट में आते हैं तो बैलेंस शीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिटर्न नंबर्स देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर हम आते हैं कि कंपनी डिविडेंड देती या नहीं है, तो डिविडेंड का पे आउट रेशियो क्या है, डिविडेंड का यील्ड क्या है। फिर हम देखते हैं कि प्रॉफिट की और सेल्स की कैगर ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी कम से कम 15% से ज्यादा ग्रो कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि आप देखिए जीडीपी इंडिया की 8-9% की होती है। फिर आपके इन्फ्लेशन का है 6-7%। तो इस तरीके से अगर 15-20% के लगभग की अगर ग्रोथ नहीं होती है कंपनी में, तो आगे बहुत बड़ा पैसा नहीं बनता। तो मेरा कुल मिला के 15x15x15 का एक रेशियो रहता है। मतलब 15 का पी मल्टीपल में देखता हूं कि 15, 10-15 के पी मल्टीपल का स्टॉक हो, उससे ऊपर भी हो तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चुनेंगे हम। 15% की कैगर रहनी चाहिए, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी 15% के लगभग रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेल्स की कैगर, प्रॉफिट की कैगर और ओपीएम्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अब देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं होते हैं तो फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी और ये सब भी नहीं बैठेगी। तो ये सारे फंडामेंटल्स देखने के बाद 15 करीब क्राइटेरिया ऐसे हैं। फिर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैच करना होता है कि हर क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हम टेक्निकल्स पे आते हैं। अब टेक्निकल्स में देखते हैं कि डेमास को मैं बहुत देखता हूं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, 200 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा, 20 डेमा, 10 डेमा, ऐसे करके। फिर हम एक सुपर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोग आरएसआई देखते हैं, एमएससीडी देखते हैं। इस तरीके से एक पूरे 5 टेक्निकल पैरामीटर्स और 15 करीब फंडामेंटल पैरामीटर्स, दोनों को मिक्स करके फिर वो स्टॉक निकलता है, और ऐसे बनता है जेम। और एक बात और कहूं मैं, जेम बनाने पड़ते हैं, ढूंढने पे नहीं मिलते हैं। आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। 26% से अगर आपकी कैपिटल ग्रो करती है, एक बहुत बड़ा मंत्र मैं बता रहा हूं, 26% से अगर आपकी कैपिटल हर साल ग्रो करती है तो 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाता है, 20 साल में आपका पैसा 20 गुना होता है, और 30 साल में आपका पैसा 30 गुना होगा। तो कुल मिला के हमें जो स्ट्राइव करना, हमें जो कोशिश करनी है कि हमारी कैपिटल 26% से ग्रो हो। अब 26% से ग्रो करना इतना मजाक की बात नहीं और छोटी बात नहीं है, हम भी नहीं कर पाते हैं, एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर 18-20% भी अगर हम कर पाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा कंपाउंडिंग में ऐड करेगा। तो यही है कि आप पेशेंस रखें, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करें, और बोरोड मनी से इन्वेस्ट नहीं करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेवर बोरो टू इन्वेस्ट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को फोकस में रखें, ध्यान रखें, आपका पैसा बनेगा, निश्चित है कई सारे जेम्स निकलेंगे। सो कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते जाइए लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को